गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षाओं में आप सभी छात्रों का स्वागत है। और छात्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 9वीं कक्षा की सामाजिक अध्ययन के भूगोल पाठ के चैप्टर नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। आज हम जो धरती पर जीव जंतु हैं और प्राकृतिक वनस्पति है उसके विषय में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस लेसन की कुछ खास बातें पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर ज्यादा बड़ा है और इस पाठ में हम पाठ को वीडियो के माध्यम से नहीं पढ़ पा रहे, तो मैं इसके को अभ्यास के प्रश्न करा रहा हूं। बच्चों से निर्देश है कि वे एक बार किताब का मनन अवश्य कर लें, किताब अवश्य पढ़ लें, तब ये प्रश्न करें और वीडियो देखने के बाद आपको सरलता से समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर प्राकृतिक वनस्पति, जैसे कि नाम से पता है कि कुदरती रूप से पैदा हुई वनस्पति तथा वन्य प्राणी, तो सीधी सी बात है कि पहले प्राकृतिक वनस्पति है, फिर वन्य प्राणी, फिर प्राणी आए, फिर धीरे धीरे संसार जगत बना है। सबसे पहले प्रश्न संक्षेप में लिखते हैं, संक्षेप में चलते हैं कि रबड़ उष्णकटिबंधीय वर्षा की वनस्पति है। यदि आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि रबड़ कौन सी जगह का पौधा है, रबड़ है वो कौन से कटिबंध में उगाया जाता है, कौन सी कटिबंध की वनस्पति है, या किसके आपने उत्तर देना है उष्ण कटिबंध वर्षा वन। इस जो रबड़ है वो उष्ण कटिबंध वर्षा वन में पाया जाता है, अर्थात इस कटिबंध की वनस्पति है रबड़। समझे, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ऑप्शन टाइप में पूछा सकता है, एक लाइन में पूछा जा सकता है, तो आपने बताना है कि रबड़ है वो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र की वनस्पति है। मेरे हम स्टूडेंट्स का प्रश्न कर लिया। दूसरा हम चलते हैं सीन कोना के वृक्ष होते हैं विशेष प्रकार के, ये 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं। आपसे पूछा जाता है सीन कोना के वृक्ष कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले होते हैं, तो आपने बताना 100 सेंटीमीटर। यानी सीन कोना के वृक्ष है, सीन कोना के वृक्ष के लिए कितनी वर्षा चाहिए उस क्षेत्र में, अर्थात किस क्षेत्र में होते हैं, कितनी वर्षा होने वाले क्षेत्र में सीन कोना के वृक्ष पाए जाते हैं, तो आपने उत्तर देना है 100 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र। इसके बाद हम चलते प्रश्न नंबर 3 सिमिलीपाल जीवमंडल। जीवमंडल का नाम है सिमिलीपाल जीवमंडल निश्चयम उड़ीसा राज्य में। आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा पेपर में वो इस प्रकार पूछा जाएगा कि सिमिलीपाल जीवमंडल नियम किस राज्य में है, तो आपने बताना है वो उड़ीसा राज्य में, या उड़ीसा राज्य में जीवमंडल जो है उसका नाम क्या है, उसका सिमिलीपाल है। तो इस प्रकार आपको कौन सी किसी प्रकार से भी आपको प्रश्न पूछा जाए तो आपने उत्तर उसका दे देना है। नंबर 4 मंदार की खाड़ी व नंदा देवी जीवमंडल निश्चय विश्व के निश्चय मंडलों में लिए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए क्योंकि ये हमारा भारत का मसला नहीं, विश्व का मसला, विश्व के साथ हमारा संबंध दर्शाता है कि जो विश्व के जितने निश्चय मंडल हैं उन निश्चय मंडलों में भारत के 2 निश्चय मंडल लिए गए। कौन कौन से 2 निश्चय मंडल है? नंबर 1 मंदार की खाड़ी, दूसरा नंदा देवी जीव मंडल। यह बच्चों को अवश्य प्रश्न पैदा होगा कि निश्चय मंडल होता क्या है, जीव निश्चय मंडल क्या होता है, जहां पर वनस्पति और जीव जंतुओं की रक्षा के लिए एक बड़े कार्यक्रम की छोटी मोटी योजना बना सके, बहुत बड़े कार्यक्रम की छोटी छोटी योजनाएं बनाई जा सके, उसको हम निश्चय मंडल बोलते हैं। जैसे कि इस शब्द में लिखा हुआ जीव जंतुओं के लिए मंडल, उनकी सुरक्षा के लिए जो एक एरिया है उसका निश्चय किया जाना, उनके बारे में बड़े कार्यक्रम की कोई योजना बना लेना। वो 2 योजनाएं जो हमारे मीनार की खाड़ी में योजनाएं बनाई गई हैं और नंदा देवी जीव मंडल में जीवों की सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए जो निश्चय किए गए हैं वे हमारे दोनों के दोनों निश्चय मंडल विश्व के निश्चय मंडलों में शामिल किए गए हैं। तो ये मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद इन संक्षिप्त उत्तर देंगे आपने। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र क्या कहते हैं? हमारे इर्द गिर्द जीव जंतु और वनस्पति मिलकर के एक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। देखिए, सारे के सारे जीव जंतु वनस्पति पर निर्भर करते हैं और वनस्पति हरी भरी है
यानी जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े सब मिलकर के एक जैविक व्यवस्था का निर्माण करते हैं जो हमारे इर्द गिर्द चारों ओर है, चाहे वो जंगल है, चाहे वो किसी भी प्रकार की चीज है। इस सारी वातावरण को हम जैविक पारिस्थितिकी कहते हैं। इसके बाद मेरे ख्याल में ये आपका पारिस्थितिक तंत्र का मतलब समझ में आ गया आपको। जीव जंतु और पौधों को मिलकर के जो एक से जीव तंत्र की व्यवस्था बनती है या पर्यावरण, हमारे पर्यावरण बनता है, उसका हम जैविक तंत्र कहते हैं। नंबर 2, भारत में पादप और जीवों के वितरण 3 बातों पर डिपेंड करता है। जो भारत में आपने देखे कि भारत विभिन्नता हुआ देश है, भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ऐसा क्यों है? प्रिय छात्रों, ऐसा इसलिए है कि भारत की जलवायु भिन्न भिन्न है। जलवायु होने के कारण जो गर्म जलवायु को सहन कर सकते हैं वे राजस्थान में पाए जाते हैं, जो जलवायु सहन नहीं कर सकते वे शिमला, ठंड वाले जीव जंतु शिमला वगैरह में पाए जाते हैं। और मृदा के हिसाब से भी जहां वनस्पति, पेड़ पौधे मृदा के हिसाब से पाए जाते हैं। और उच्चावच का मतलब होता है ऊंची नीची भूमि, और पहाड़ी क्षेत्रों में अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, मैदानों में अलग प्रकार के पाए जाते हैं, घाटियों में अलग प्रकार के। इस प्रकार ये 3 चीज है आपकी। नंबर 1 जलवायु, नंबर 2 मृदा, और नंबर 3 उच्चावच। उच्चावच ऊंचे नीचे क्षेत्र या ऊंची भूमि, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। मृदा उसकी वहां की मिट्टी किस प्रकार की है, और जलवायु वहां का वातावरण किस प्रकार का है। इन 3 बातों पर वहां की जीव जंतु और वहां के पेड़ पौधे निर्भर करते हैं कि वहां पर किस प्रकार की वनस्पति होगी, किस प्रकार के पेड़ पौधे होंगे, इस प्रकार की। क्योंकि भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु, भिन्न भिन्न प्रकार का मौसम, भिन्न भिन्न प्रकार का वातावरण, भिन्न भिन्न प्रकार का भौगोलिक पर्यावरण, भिन्न भिन्न प्रकार का उच्चावच पाया जाता है, जिसके कारण वहां के जो जीव जंतु हैं और पेड़ पौधों में अंतर आता रहता है। अगला हमारा जीवमंडल के निश्चय से आपका कहता है। मैंने यहाँ आपको बताया था जीवमंडल का निश्चय है जीव जंतुओं का संरक्षण और पेड़ पौधों का संरक्षण से संबंधित छोटी छोटी बड़ी योजनाओं के छोटे छोटे कार्य या बड़े बड़े कार्यक्रम की छोटी छोटी जो योजनाएं हैं उनसे हमारा जीव निश्चय है, मतलब है। इसके बाद हाथी, बंदर, हिरण, 3 जानवर ऐसे हैं, हाथी, बंदर, हिरण ऐसे हैं जो उष्णकटिबंधीय वर्षा क्षेत्र में भी पाए जाते हैं और पर्वतीय वनस्पति में भी पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें एक ऐसी कैपेसिटी है जो इसकी वातावरण को भी सहन कर लेते हैं और इस कटिबंध के वातावरण को भी सहन कर लेते हैं। ये पर्वतीय क्षेत्रों में भी रह सकते हैं हाथी, बंदर और हिरण, जबकि ये उष्णकटिबंधीय वर्षा क्षेत्र में भी आप आराम से अपना निवास कर पाते हैं। इसके बाद आप बच्चों आगे चलते हैं हम अंतर बताओ में पहले हमें पढ़ा वनस्पति जगत और प्राणी जगत। देखिए बड़ी आसान सी बात है, आप बच्चों को भी पता है इस बात का, प्राणी जगत क्या है और वनस्पति जगत क्या है। वनस्पति जगत का मतलब हमारा पेड़ पौधों से है और प्राणी जगत का हमारा अभिप्राय जीव जंतुओं से है। नंबर 1 प्राणी जगत है ये कि जीव पेड़ पौधे को घूम फिर नहीं सकते, प्राणी वनस्पति है जगत वो अपने आप ठीक एक जगह खड़ी रहती है, जबकि प्राणी जगत पृथ्वी पर इधर उधर एक स्थान से दूसरे पर आते जाते रहते हैं। नंबर 2 प्राणी जगत है वो सबसे पहले धरती पर आया, उसके बाद प्राणी जगत आया। नंबर 3 है जो प्राणी जगत है, वनस्पति जगत है वो अपना भोजन खुद तैयार करता है, किसी पर निर्भर नहीं है, जबकि जो प्राणी जगत है वो अपना भोजन खुद तैयार नहीं करता, या तो ये पेड़ पौधों पर वनस्पति पर निर्भर है या एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है। आखिर जीव ये जिस जीव पर निर्भर है वो जीव फिर वनस्पति में, कुल मिला के अंत में प्राणी जगत है वो पूरा पूरा वनस्पति जगत पर ही निर्भर करता है, उसके भोजन पर निर्भर करता है, क्योंकि ये स्वपोषी होते हैं। प्राणी जगत वनस्पति जगत स्वपोषी होता है और प्राणी जगत का परपोषी होता है, दूसरों के द्वारा पोषण किया जाता है इसका। इसके बाद अगले प्रश्न के अंतर आते हैं। इसका अंतर हमें पता चला दोनों के अंतर के बारे में। इसका क्या अंतर है स्टूडेंट्स, सदाबहार और पर्णपाती वन क्या होते हैं। बड़ी आसान सी बात है, हमने चैप्टर में पढ़ा सदाबहार, जैसे कि नाम से पता चलता है कि सदाबहार हरे भरे रहने वाले, और पर्णपाती, पर्ण मैंने पत्ते और पाती में पत्ते गिरने वाले। ये 2 प्रकार के वन हैं। जो वन हमेशा हरे भरे रहते हैं उन्हें सदाबहार वन कहते हैं, और जो अपने मौसम के अनुसार पत्ते गिरा देते हैं उन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स जो सदाबहार वन है ये आपके बड़े
कीमती वन भी हैं, पर्णपाती वन भी हमारी आर्थिक दृष्टि से कीमती हैं। और सदाबहार वन है, इनकी ऊंचाई ज्यादा पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पर्णपाती वन हमारे मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनमें जो आपके पर्णपाती वन है, इनकी ऊंचाई ये 200 मीटर से अधिक, जो ये हमारे सदाबहार वन है ये 200 सेंटीमीटर वर्षा से अधिक वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। वर्षा यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, जबकि इनमें 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। इसके बाद हमारे सदाबहार वन है, उन वनों के पत्ते कभी नहीं गिराते ये सदाबहार, जबकि ये पत्ते अपने गिरा देते हैं। ये वन है पश्चिमी घाट, ये वन जो सदाबहार वन आपके कहा पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के अलावा ये और भी अन्य देश के क्षेत्र में पाए पश्चिमी घाट के साथ साथ मेघालय उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं, असम में भी पाए जाते हैं। दूसरा धारा ये आपके असम में पाए जाते हैं और पूर्वी राज्यों में भी पाए जाते हैं। पर्णपाती वन है यहाँ आपके हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र में, गंगा सतलुज के मैदान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, झारखंड, उड़ीसा और उत्तरी मैदान के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इन दोनों में आपका अंतर समझ में आया होगा, ज्यादा कठिन नहीं, ये प्रश्न आपका आसानी प्रश्न था। दूसरा एक और अंतर भी है, जो सदाबहार वन होते हैं ये आपके ऊंचे होते हैं, 60 मीटर या से अधिक ऊंचाई होती है। जो सदाबहार वन है ये 60 मीटर ऊंचे, जबकि पर्णपाती वन है इनकी ऊंचाई कम होती है, ये कम होते हैं और ये सघन नहीं होते, जो ये वन है आपके सदाबहार वन है ये 60 मीटर ऊंचे होते हैं और खूब भीड़े सघन वन होते हैं, जबकि आपके ये पर्णपाती वन है अच्छी आपको मिलेंगे और इतनी ऊंचाई की नहीं होती। तो ये आपका अंतर था। और आज के लिए मेरे ख्याल स्टूडेंट्स इतना ही काफी है। इस पीरियड में आप ये करेंगे, कल फिर मिलते हैं आपको इसी लेसन में। बाकी जो इसका आपका टॉपिक बच गया उस टॉपिक का हम करेंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।